नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, लेकिन मौजूदा सियासत की शक्ल भीड़ में ही ढूंढने की कोशिश होती है। रैली हो या रैला, सम्मेलन हो या समागम, किसकी कितनी सियासी हैसियत है, इसे पता लगाने की कोशिश उस रैली, रैला या सम्मेलन में पहुंची भीड़ से होती है। ये अलग बात है कि सभी को अपनी शक्ल खूबसूरत ही नजर आती है और सामने वाले की शक्ल में मुहासे ही मुहासे नजर आते हैं। सियासी फितरत भी कुछ ऐसी ही है। बिहार की सियासत में मांझी ने भी एक रैली के सहारे अपनी ताकत बताने की कोशिश की, तो उस ताकत को अपनी ताकत के मुकाबले तौलने को लेकर तोल मोल की कवायद जारी है। लेकिन सवाल है कि क्या भीड़ को ही मांझी के सियासी करियर के भविष्य का एक मुकम्मल चेहरा मान लिया जाए, और अगर ऐसा है तो फिर इस चेहरे के मुकाबले वो कौन सा चेहरा है जो आने वाले दिनों में और भी खूबसूरत या बदसूरत नजर आने लगेगा। इसी पर आज बड़ी बहस। बात भी नहीं सुनोगे डर से, तो सबदिन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। चुनावी साल में रैलियों के इस दौर में जीतन राम मांझी की रैली ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। वो सवाल आप मांझी की रैली को लेकर सियासतदानों की दी गई प्रतिक्रिया में महसूस कर सकते हैं। दूसरे की जितनी भी रैलियां हुई है, वे सब रैली हमारे रैली के सामने बच्चा साबित होगी। बच्चा तो हमारी रैली अद्वितीय रैली होगी। सियासत में संख्या की अहमियत कितनी होती है, इसका अंदाजा आप जीतन राम मांझी के इस दावे से लगा सकते हैं। दावा रैली से एक दिन पहले रैली की संख्या को लेकर था। दावा 5 लाख लोगों के आने का किया गया। दावों की परीक्षा हकीकत की शक्ल में रैली के जरिए हुई, लेकिन इस हकीकत को भी अपने अपने चश्मे से देखने की कोशिश हुई। जेडीयू ने साफ कह दिया कि मांझी को प्रायश्चित कर घर वापस आने के बारे में सोचना चाहिए, तो आरजेडी सब कुछ मांझी के विवेक पर छोड़ कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह रहा है। सवाल उन्होंने रखा, जवाब उन्हीं को देना चाहिए, और जनता देख रही है कि कितना संख्या रहा। सब कुछ सामने है और उनको भी एहसास हो गया होगा। अभी भी बिहार की जनता का नब्ज को समझें, नब्ज को समझ करके के सही फैसला लेने का काम करें। सही फैसला मतलब क्या है? उनको तय करना चाहिए क्या फैसला होना चाहिए। तैयार होगी क्या उनको? मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि वो प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे, अपनी गलतियों को सुधारें, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ऐसे चीज़ों को समीक्षा कर करके विचार करेगी। तो अब तो ले लेना चाहिए उनको, अब तो ले लेना चाहिए उनको। मैं तो इस पर नहीं कह रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो अब उनकी आत्मा क्या बोलती है, उनकी राजनीति क्या बोलती है। अब क्या सचमुच वो संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे, मगर मुझको लगता है कि वो जो वादा करते हैं उस पर बरकरार रहते हैं। बीजेपी दावों की हकीकत को देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश करती नजर आई। सर, मांझी जी कहते हैं कि 5 लाख की भीड़ नहीं आएगी तो संन्यास ले लेंगे। तो मांझी जी बताएंगे। जेडीयू की तरफ से मांझी को माफ किए जाने के ऑफर को आरजेडी और बीजेपी अपने अपने लिहाज से देख रही है। अब भाई जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है और उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। उनके पार्टी के पहले के रहे हैं, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और अगर वो ये कह रहे होंगे कि माफ़ी मांग लेंगे तो आ जाएंगे, मगर वो तो भाजपा में खेल रहे हैं, मुझको उम्मीद कम है। मतलब साफ है कि जेडीयू परेशान है, जनता दल यू अपनी हैसियत समझ गया है और वो चाहता है कि अपनी भूल सुधार करे और अपनी गलती माने और बाकी लोगों को करना चाहता है। लेकिन इतनी गलती कर चुका है, इतना अपमानित कर चुका है मुख्यमंत्री को कि कितना भी माफ़ी मांगे तो जीतन राम मांझी मुझे नहीं लगता कि वो लौट पाएंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपमानित किया है, अब गलती मांगने से नीतीश कुमार जी 10 बार कान पकड़कर उठक बैठक भी करेंगे, शायद ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता है। मांझी के दावों की हकीकत को अलग अलग तरीके से सभी पार्टियां देख रही हैं। मांझी संख्या के सवाल पर हकीकत के बजाय दावों का सहारा लेते हैं, लेकिन इसमें खींच नजर आती है। भीड़ का
कैसी रही भीड़ बहुत अच्छी रही है। भीड़ जितने भी लोग थे अगल बगल गर्मी में थे, जितना यहाँ से उसका दोगुना, उसके दोगुना। अरे आप चुपचाप तो रहिए, बोलने तो दीजिए किसी को। हाँ दिखा आप जाइए, हटिए आपने। हाँ एक से बात कर रहे हैं, दूसरा कोई प्रमोटर ऐसा कोई रहे, आप बात कर रहे हैं तो आप चुप रहिए, कुछ रहिए, आप दिन भर से नहीं बात करेंगे। तभी है हाँ, हमारा कहना है कि हमारे लोग 5 लाख से कम नहीं आए। आप चिड़ियाखाना में पूछ लीजिए, वहाँ का मैनेजर बोल रहा है कि साहब सबको यहाँ से ले जाइए, हमारे के यहाँ तंग तवालो कर दिए हैं। 50,000 आदमी तो हमारे के यहाँ बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से अन्य जगहों में भी हैं, गर्मी का मार था, लोग आए हैं, 5 लाख से नीचे आदमी नहीं थे। सवाल है कि क्या एक रैली से मांझी का सियासी कद तय हो गया, या फिर मांझी ने इस रैली के जरिए बिहार के बड़े चेहरों को उनका कद बता दिया। आनंद अमृतराज के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। और बड़ी बहस में आज पैनल में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हालांकि मेहमान परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। प्रेमरंजन पटेल जी हैं, बीजेपी विधायक हमारे साथ हैं। निहोरा प्रसाद यादव हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। शक्ति यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेमरंजन जी, सबसे पहला सवाल आपकी तरफ से, क्या इस रैली को किस चश्मे से देखा जाए? बीजेपी क्या इस रैली को एक सफल रैली मान रही है, एक बेहतर रैली मान रही है? देखिए, जो मांझी जी की जो रैली थी, उस रैली में जिस समाज, जिस तबके, जिस वर्ग के लोग आए थे, वो समाज का सबसे निचला तबका है, सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला है। और वो समाज एक तरह से कहें कि सरकार के साथ जुड़ी हुई थी। बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार करती थी, महादलितों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने का। और वो तमाम जो है से इस रैली में उसी समाज से आए हैं जिनके लिए हम सरकार दावे करती है कि इन वर्गों के लिए हमने काम किया है। और वो समाज इस रैली में भाग लिया है, और इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उस समाज का अब सीधे सरकार से मोह भंग हो गया है। उस समाज का, उस वर्ग का, उस तबके का जो सरकार के साथ रहती थी, सरकार के साथ जो ऐसे हर कदम के से कदम मिला के चलती थी। एक सवाल ऐड करना चाहूंगा, अगर सरकार से मुंह भंग हो गया तो वो लोग मांझी के साथ क्यों चले गए, आपके साथ क्यों नहीं आए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मांझी जी को मुख्यमंत्री सरकार के लोगों ने बनाया था। उसी सरकार में मांझी जी थे, उसी दल के थे, जदयू के थे। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मांझी जी को जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया, जिस प्रकार से अपमानित किया गया, वह समाज आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वह समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। इसलिए आप भी गए थे सम्मान दिलवाने के लिए, लेकिन आपके पास भी तो लोग आने चाहिए थे। नहीं मांझी जी, मेरे पास क्यों नहीं, हम जब करेंगे, रैली करेंगे। आपने देखा है जब नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ तो आज तक का ऐतिहासिक रैली कि पटना के इतिहास में इतना बड़ा और कोई रैली नहीं हुआ जहां बम के धमाके हो रहे हैं और पूरा गांधी मैदान खच भरा नरेंद्र मोदी की बातों को सुन रहा है, कोई टच से बस नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा, वो वक्त था अलग। आज का वक्त है जो आप कह रहे हैं अपमानित वाली बात, वो उस वक्त में ये बात नहीं थी। मुझे ये बताइए कि अगर अपमानित वो समाज महसूस कर रहा है, तो क्या वो समाज मांझी जी के साथ जा रहा है, बीजेपी के साथ नहीं जा पा रहा है, ऑप्शन के रूप में बीजेपी को नहीं देख रहा है? भारतीय जनता पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी का रैली था, मांझी जी की रैली थी। मांझी जी उन सबके नेतृत्व कर रहे थे, उस समाज के थे। अगर मांझी जी के भी साथ जाता है सुमित जी, मांझी जी के साथ जाता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ है। इसलिए कि वह समाज सरकार के साथ थी। लोकसभा के चुनाव में भी मांझी जी सरकार के साथ मांझी जी लेकिन 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो मांझी जी के खिलाफ भी नहीं, मांझी जी को तय करना है कि वो क्या करेंगे। तय कर चुके हैं, इसके साथ जाएंगे, तय कर चुके हैं। वो कह रहे हैं 243 सीटों पर लड़ेंगे, इसके साथ गठबंधन करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। वह वर्ग, वह
समाज मांझी जी के साथ भी जाता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ है, नुकसान नहीं। ये सरकार को सोचना चाहिए, जदयू को सोचना चाहिए, जो महाविलय हो रहा है महागठबंधन, उसको सोचना चाहिए कि उसका वोट बैंक आज खिसक कर करके कहां चला गया। वोट बैंक, चलिए मैं कह रहा हूं कि उनसे चलिए खिसक गया, लेकिन वो खिसक के आपके पास क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है? मांझी जी के पास शिफ्ट हो गया, आप खुद मान रहे हैं। अभी कैसे मान रहे हैं? आपने खुद कहा कि वो समाज का प्रतिनिधित्व मांझी जी कर रहे हैं और उनकी रैली इसलिए कामयाब हुई है। नहीं, अभी मांझी जी को समर्थन दे रहा है इसलिए कि मांझी जी को अपमानित किया गया। वो समाज तो देख रहा है कि मांझी जी प्रतीक के रूप में और सरकार के अपमान के कारण जो है उनके समर्थन में आया। लेकिन जब चुनाव होंगे सुमित जी, जब चुनाव होंगे तो चुनाव में जो धाराएं, 2 धाराएं बनेगी लड़ाई में, जो है एक भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहेगा, दूसरा जो है जो धारा रहेगा। अगर मांझी जी की धारा तैयार हो जाती है, मांझी जी हमारे मुकाबले में, अगर मांझी जी अकेले चुनाव लड़ने की, तो जदयू और राजद तैयार है। अगर की बात रहेगी, अगर मगर की बात हो जाएगी। मांझी और अगर मांझी जी उस लड़ाई में नहीं रहेंगे तो जो सरकार के खिलाफ मत देने वाला है, सरकार के खिलाफ जो समाज है, वो बीजेपी के साथ खड़ा होगा। नहीं, यहीं से ये दरअसल सवाल इसलिए क्योंकि मांझी जी की रैली से क्या सिर्फ मांझी जी का सियासी कद तय हुआ या फिर दूसरों का कद भी तय होने लगा है? सवाल इस बड़ी बहस में यही है। और बीजेपी का सियासी कद, आप जैसा कह रहे हैं, मांझी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रैली उनकी कामयाब हुई, समाज जो वोट बैंक है वो सरकार से खिसक गया, लेकिन सवाल है कि बीजेपी के पास ना आकर मांझी जी के पास चला गया और मांझी जी कह चुके हैं कि सभी 243 सीटों पर वो लड़ेंगे, यानी आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। तो आपके पास वो समाज नहीं आ पाया, आप में क्या कमी रह गई? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थान पे खड़ी है, जिसको भी लड़ना होगा उसको भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना होगा। अब यह सोचना है कि अगर मांझी जी तैयार हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तो जदयू समाप्त हो जाएगी। ये महाविलय की जो पार्टियां हैं वो हाशिए पर चली जाएगी और मांझी जी से हमारी सीधी लड़ाई हो जाएगी। जो सरकार के साथ जो मत है वो मांझी जी के साथ चला जाएगा। सीधी लड़ाई अगर आप करेंगे तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी एक महादलित के खिलाफ आप लड़ेंगे? इसका मतलब नहीं, अगर मांझी जी अगर फैसला लेते हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, ले चुके हैं। मैंने कहा कि अभी कोई तय नहीं हुआ है। नहीं, अभी चुनाव में जी मीडिया से उन्होंने बातचीत में उन्होंने कहा कि प्री पोल अलायंस हम नहीं करेंगे, सभी 243 हो सकता है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन 7-8 महीना अभी चुनाव के बचे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण बनेंगे ये कहना मुश्किल है। अभी जो इन लोगों का महाविलय, पहले महागठबंधन अब महाविलय में भी पेच फंस रहा है। महाविलय चुनाव आते होगा कि नहीं, अगर होगा तो फिर रह पाएगा कि नहीं, पाएगा कि नहीं, तो ये कैसे अभी कहा जा सकता है? आप चाहते हैं कि मांझी जी आपके साथ आ जाएं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी मांझी जी को तय करना है कि वह क्या करेंगे, आप किसके साथ जाएंगे, आप अकेले लड़ेंगे, कौन सा स्टैंड करेंगे, वो मांझी जी को तय एक बात तय है कि आपने मान लिया कि वो जो समाज है अगर जेडीयू से खिसककर, सरकार से खिसककर आपके पास नहीं आ पाया, मांझी जी के पास चला गया, ये आपने मान लिया। मैं चाहूंगा शक्ति जी, आरजेडी लगातार उन पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रतिनिधित्व का दावा करती रही है। आज जो रैली हुई वो तमाम पिछड़े अति पिछड़े ही थे, वो मांझी जी के साथ जाते हुए दिखे। फिर आप कैसे दावा करते हैं कि हम पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं? सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर धोखा दिया है मांझी जी को। और पूरे रैली में मैं क्या कहूँ, हम समझता हूँ कि देश और जितने मीडिया के लोग वहाँ पर खड़े थे वो हकीकत बयां कर दिए। सभी लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि इसमें भीड़ कितना है। लेकिन मांझी जी ने जो रैली के पहले जो दावे किए कि 5 लाख से कम अगर जुटा तो हम संन्यास ले लेंगे, तो हम तो ये नहीं कहेंगे। मांझी जी जवान के पक्के आदमी हैं, क्या निर्णय लेंगे नहीं लेंगे मैं उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, चूँकि उनका विवेक है, लेकिन आत्मचिंतन उनको करना पड़ेगा। आपके मुताबिक रैली नाकाम रही? रैली नाकाम रही कि क्या रही, तो पूरा फ्लॉप रहा, सब कोई देखा। बीजेपी जो वादे, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः जीतन राम मांझी जी को ठगा और धोखा दिया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अभी लगातार आपसे बातचीत में उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया गया। पूरे कार्यकाल में जीतन राम मांझी जी को यह कहा गया कि कानून व्यवस्था गिर गया, यह कहा गया कि इनके राज्य में कोई कानून नाम का चीज़ ही नहीं है,
कोई इनका पकड़ नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो गया, ऐसे के लोगों के हाथ में सत्ता दे दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, मैं एक चीज माफी के साथ ऐड करूंगा सर, पहले उसमें ऐड मैं एक चीज ये करूंगा, देखिए अपमानित वाली बात उस पर बहुत हम बहस कर सकते हैं। मेरा सवाल आज की रैली को लेकर ये है, आज की रैली निश्चित तौर पर वो जो उनका दावा था उस दावे बिल्कुल तरह से फ्लॉप है। मांझी जी कह रहे हैं कि हम कामयाब रहे। भाई कोई रैली कहता कामयाब है, आप तो इसके आप लगातार आप कवरेज कर रहे थे, आपको पता नहीं है कि हकीकत क्या है। हकीकत क्या है, हर कोई जानता है कि 10 से 15 हजार आदमी भी अगर कर दे, एवल्यूशन कर ले तो उससे फालतू नहीं होगा, नंबर एक। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। जो भी लोग आए, पिछड़े अभी भी आपके साथ हैं, जो भी लोग आए, अरे राष्ट्रीय जनता दल और जनता परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार के लोग एका के साथ मजबूत है, चट्टानी एकता के साथ। और मैं कह रहा हूं जो इनके अंदर जो देख रहे हैं, जो उबाल देख रहे हैं, एक कमजोरी का प्रचायक है। आदमी जब कमजोर होता है तो चिल्लाता है। हम लोग निश्चिंत हैं, हम लोग जान रहे हैं कि वोट की जो स्थिति है बिहार का जो मियाज है, बिहार कभी भी अलगाववादी ताकतों को एक्सेप्ट नहीं किया है, संप्रदाय शक्तियों को कभी एक्सेप्ट बिहार नहीं किया है। तो फिर आप मांग करते हैं मांझी जी संन्यास ले लें? मैं कौन होता हूं कहने वाला कि संन्यास ले लें? उन्होंने कहा कि अगर 5 लाख की भीड़ नहीं जुटी गांधी मैदान में तो मैं संन्यास। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि वो वचन के पक्के हैं, क्या निर्णय लेंगे नहीं लेंगे इसके आगे। सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उनका दावा कभी झूठा नहीं होता, बरकरार रहता है। तो बिल्कुल हम, मतलब क्या, मेरे नेता ने ठीक ही कहा, वो हमारे नेता हैं, दल के सदन के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जितना मांझी जी अपने जो वक्तव्य दिया है उस पर कायम रहने वाले हैं, वो झूठ आदमी नहीं है, कहते हैं जो करेंगे। तो कहने का आशा यह है। अरे रुकिए पटेल जी, रुकिए ना, आप बहुत पैंचर जल्दी होने वाले हैं, कहाँ आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। ये जो एका होने के बाद, जनता परिवार के एकीकृत होने के बाद, आज बिहार की बात नहीं, देश में हलचल मचा हुआ है। सब लोग विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये तीसरी शक्ति कहां उत्पन्न हो गई है। उसमें क्या चाहेंगे कि उस तीसरी शक्ति में मांझी जी भी आ जाएं, जो जेडीयू की तरफ से श्याम रजक जी ने कहा? मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं, मेरे पार्टी का आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कई बार इन चीजों को मांझी जी को इशारों में लगातार उन्होंने कहा, अरे एक ही घर के हैं, आते हैं तो उनका स्वागत है। सिद्दीकी जी कह रहे हैं लेकिन संभव नहीं, आना नहीं आना उनके मर्जी, उनकी मर्जी। संभव नहीं लग रहा है सिद्दीकी जी को, लेकिन सिद्दीकी जी को संभव इसलिए लग रहा है कि वो बीजेपी के घर में खेल रहे हैं। सिद्दीकी साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इतना कोई घायल करे, इतना लगातार कोई धोखा दे, इतना कोई छले, तो मांझी जी तो आत्मचिंतन करेंगे ना, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, समझेंगे इन चीजों को। जेडीयू की तरफ से क्यों ऑफर दिया जा रहा है? पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पीट जाएगी, देश के स्तर पर, विदेश के स्तर पर, ऑस्ट्रेलिया में। मांझी जी का कोई रोल मान ही नहीं रहे। जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में क्रिमिनल कहा जाता हो, बोर्ड लगा करके वापस जाने का नारा लगता हो, उसके बावजूद भी पीठ थपथपाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हाथ मिलाने से कई चर्चाएं हैं मांझी जी को लेकर, आप क्या मौजूदा सियासत में कहीं कोई सीन नहीं देख रहे हैं आज की रैली के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पैसा काम नहीं है मांझी जी को। जिस प्रकार गरीबों के ताकत को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मांझी जी के रैली में पैसे पानी की तरह बहाया, बिहार के गरीबों ने देखा कि यह भारतीय जनता पार्टी का खेल है। देखिए, मांझी जी की रैली सफल हो सकता था यदि भारतीय जनता पार्टी पीठ पर नहीं होता। बिहार के गरीब जान गया कि जो सदियों से शोषण किया जो लोग, भारतीय जनता पार्टी, वैसे लोग इस रैली के पक्ष में खड़े हैं, पैसे दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा और ये अच्छी बात नहीं होगा। यही कारण है कि मांझी जी के रैली असफल ही नहीं कहती है, महासफल। मैं आपकी एक बात पर सवाल उसमें जोड़ूंगा। आपने कहा कि बीजेपी अगर नहीं रहती तो सफल हो सकती थी, इसका मतलब मांझी जी का अपना एक जनाधार है? नहीं, मैं मतलब मांझी जी की जनाधार है नहीं है, उस पर मैं नहीं कह रहा हूं। आपने कहा बीजेपी अगर नहीं रहती तो मांझी जी की रैली सफल हो सकती थी, यानी मांझी जी का अपना एक जनाधार है, बीजेपी साथ आ गई। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ सुमित जी, जो वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 5-10 हजार आदमी जुटाना मुश्किल नहीं है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, जो पुराने लोग हैं, 10 हजार आदमी जुटाना गांधी मैदान में कोई बड़ी बात नहीं है। 5 हजार तो डेली गांधी मैदान में अगल बगल घूमने वाले होते हैं। तो मांझी जी का जनाधार है, वो बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
के समर्थन से और उनके पैसे से काफ़ी नुकसान हुआ है मांझी जी को। मांझी जी का जनाधार सिर्फ 5,000 है आपके मुताबिक? नहीं 5,000 मैं नहीं कह रहा हूँ, कितना? लेकिन महासफल है रैली। सर कितना जनाधार कितना है? मुझे आपका आकलन क्या देखिए, अगर जनाधार की बात करते हैं तो ये जनाधार इस बिहार में 2 ही नेता के पास है, लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ। मांझी जी के पास नहीं है? बाकी जनाधार नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाकी जनाधार लोगों के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी जनाधार नहीं है। चलिए बीजेपी, मैं सिर्फ मांझी जी के अभी नहीं, जनाधार नहीं है मांझी जी के पास जनाधार नहीं। में कहाँ चला गया था जनाधार, जरा पूछ लीजिए। मांझी जी का जनाधार नहीं है तो मेरे ख्याल से बिना जनाधार वाले नेता को आपने सीएम बना दिया, बिना जनाधार वाले नेता को आप प्रोजेक्ट करते रहे महादलित चेहरे के रूप में। ऐसा नहीं, देखिए जनाधार के आधार पर नेता नहीं चुने जाते। जब नेता बदले जाते हैं तो पार्टी निर्णय लेता है, परंपरा रहा है, कोई नई बात नहीं है। जनाधार अच्छा ये बताइए, मुझको ये बताइए, मध्य प्रदेश में उमा भारती बहुत जनाधार वाली नेता थी, उसको हटाकर दूसरे को बनाया गया। तो कई राज्यों में हर अपने पार्टियों का शिवराज जी लगातार बाद में न हुए भाई, बाद में। अरे सुन लीजिए, जनाधार वाले थे इसलिए बनाया गया। मोदी जी कौन जनाधार वाले थे जो आप बनाए थे मुख्यमंत्री गुजरात में? पटेल साहब वाले थे नहीं, उन्होंने बिल्कुल लगातार जीत कर। अरे जी बाद में अपना बनाए, लेकिन पहले शुरुआती दिनों में तो आपने सवाल नहीं हो रहा जी, वाजिब है सवाल है। ठीक है, अगर आप वो उदाहरण दे रहे हैं तो आपने भी वही किया, बिना जनाधार वाले नेता को आपने बिठाया। नहीं जनाधार है, आपने भी वही किया, बिना जनाधार वाले नेता को आपने बिठाया, उसके बाद जनाधार बन गया। सरकार चलाने में जनाधार और आधार की बात नहीं होती है। आप प्रोजेक्ट करते रहे महादलित के नेता के रूप में। नहीं, एक गलत आप लोगों ने विश्लेषण किया है कि हमने महादलित के चलते बनाया था। पार्टी के वरिष्ठ कलीग थे इसीलिए उनको बनाया गया था, और बनाते समय नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि मैं महादलित होने के नाते मुख्यमंत्री बना रहा हूं, बल्कि यह उन्होंने कहा कि इसमें हमारे कलीग कैबिनेट के हैं, सीनियर है, इसलिए मैं बना रहा हूं। शक्ति जी, क्या मांझी जी के पास जनाधार बिल्कुल नहीं है? आप ऐसा जनाधार इस बिहार के अंदर में उसी के पास है जो पिछड़ों की राजनीति करता है, कमजोर तबकों की राजनीति करता है, जो यहाँ निश्चित तौर पर जो खोए हुए लोग थे। लालू जी कहते रहे कि मांझी जी एक चेहरा हैं, मांझी जी एक चेहरा हैं। लालू जी ने जो चेहरा बिना जनाधार के नहीं बनता है सर। सुन तो लीजिए सुमित बाबू, ऐसा है कि मांझी जी जहाँ राजनीति कर रहे हैं, जहाँ से आए जनाधार था, तब वो राजनीति में आए। कब? और आप सुन तो लीजिए, लेकिन जब वो समाज के लोगों को धोखा देकर के, उनके आकांक्षाओं को धोखा देकर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके गोद में खेलने लगे, चले नहीं गए, उनके इशारे पर खेलने लगे, तब से उनके जो लोग, उनको लगा कि यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर मैंने विश्वास किया, वो व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो जनाधार नीतीश जी की वजह से उनका था, मांझी जी का अपना एक वैल्यू नहीं है आपके मुताबिक? अरे भाई, उनका जिस जमात से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज में अपना एक सेक्टर में नेता थे। ऐसा थोड़ी है कि पूरे समाज के वो नेता है पूरे देश राज्य के अंदर में। राज्य के अंदर में तो सिर्फ लालू प्रसाद जी पूरे पिछड़े दलित महादलित संख्या के सर्वमान्य नेता हैं। लालू प्रसाद जी ही कहते रहे हैं कि मांझी जी भी एक चेहरा हैं। चेहरा तो कोई भी हो सकता है, उसे मांझी जी भी एक चेहरा है। चेहरा बिना जनाधार के नहीं होता है भैया, चेहरा और जनाधार। मैं भी एक चेहरा हूं लेकिन मेरा जनाधार नहीं है। सुमित जी, चेहरा की बात जो कर रहे हैं, जनाधार मास लीडर होता है, हर कोई मास लीडर नहीं होता है। इस राज्य के अंदर में अभी जेडीयू कह रहे हैं जनाधार बिल्कुल नहीं है, न कोई है। ठीक है, लालू प्रसाद जी बड़े हैं, में कोई होगा, बहुत बड़े नेता है, चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन क्या जेडीयू का ये कहना है कि बिल्कुल भी जनाधार नहीं है, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? क्या बिल्कुल भी जनाधार नहीं है मांझी जी का, क्या आप इस बात? देखिए, मांझी जी जब हटे थे तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल बीच में खड़े हुए। ब्रेक पर जाऊंगा सर, फिलहाल ब्रेक पर मजबूरी है, जस्ट लेट मी कंप्लीट, मजबूरी है, जाइए। तो लोगों के मन में थोड़ी बहुत बातें, जो बात नहीं समझ पाए थे, उन तक बातें लगी, तो कुछ उनके समाज के लोगों को लगा कि नहीं मान, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी असलियत जब खुली और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इनको किया, मोड़ से हम आगे बहस को आगे बढ़ाएंगे। तब जो है कि मांझी जी ने रैली की तो क्या बाकी का सियासी कद तय हो गया या उनका कद तय हुआ है? डायरेक्ट बात भी नहीं सुनोगे डर से, तो सबदिन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। डायरेक्ट बात भी नहीं सुनोगे डर से, तो सबदिन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे।
और हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के बागी विधायक हैं लेकिन मांझी खेमे के समर्थक हैं। राजीव जी, बीजेपी कह रही है कि आपकी रैली कामयाब रही, मांझी की रैली कामयाब रही, और जेडीयू कह रही है कि जनाधार है ही नहीं मांझी जी का। देखिए, आपको 2-3 चीज़ बता दें इस मामले में। आज की रैली बहुत ही सक्सेसफुल थी, बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसके 4 कारण थे। एक तो ये कि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कोई आदमी ट्रक से, बस से नहीं ढोया। इसमें 80% तो लोग खुद ट्रेन से आए या अगल बगल से पैदल से चल के आए। यानी आप समझिए उनमें इतना इमोशन था, इतना जज्बा था कि वो लोग आना चाहते थे उनका भाषण सुनने के लिए। कोई उसमें पैसा नहीं खर्चा किया गया। मुझे जानकारी यहाँ तक है मांझी साहब ने किसी स्टेज पर किसी को कोई मदद किया हो, क्योंकि मैं भी हमारे यहाँ से जेडीयू कह रही है कि बीजेपी ने प्रायोजित किया, पैसा दिया। आपको बता कहाँ खर्चा हुआ ये तो बता। हेलीकॉप्टर से, अरे हेलीकॉप्टर तो 2 दिन किसी ने दिया है, क्या कहते हैं 2 दिन बीजेपी वहाँ ऑलरेडी बिजनेस पैसे से हुआ। हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री शुरू से मैं बता रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी जिन्होंने दिया है उन्होंने पे किया है बिजनेसमैन ने। कोई ऐसा इंडिविजुअल केस नहीं था। अरे हमारे पार्टी के समर्थक है क्या? हमारे पार्टी के समर्थक बोलते हैं कहा जाएगा कि आप पूंजीपतियों की राजनीति नहीं। एक बात बताइए, कोई आदमी पूरा इलेक्शन 40 दिन हेलीकॉप्टर से चले, वो क्या कहते हैं गरीब का रहनुमा हो जाएगा, और जो आदमी 1 दिन या 2 दिन चले वो क्या कहते हैं अमीर हो जाएगा। ऐसा कभी आज तक सुना है आपने? सबसे आपको बता रहे हैं तो आपको मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ये पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हुआ है कि लोग अपने आप आए और मांझी साहब की बात सुनने आए थे। वो किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते थे, और जो जज्बा था वहाँ के लोगों को, इतनी गर्मी होने के बावजूद, आप इतने कह रहे हैं कि इतनी गर्मी होने के बाद किसी स्टेज में किसी पार्टी को उतना भीड़ नहीं आ सकती है जो भीड़ थी, क्योंकि जितनी भीड़ अंदर थी उससे दुगनी भीड़ बाहर थी। मांझी जी ने कहा है, एक बयान हमने सुनवाया भी है, मांझी जी ने कहा है कि चिड़ियाखाना में बहुत सारे लोग थे, 50,000 चिड़ियाखाना का मैनेजर जो है वो फ़ोन किया कि आइए भाई अपने लोगों ले जाइए, तंग तबाह कर रहा है। उनका अपना एक अंदाज था, ठीक है, उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन जहाँ तक पता है मुझे कि चिड़ियाखाना शायद आज बंद रहता है। नहीं, आपको वो बता दें, ये सही है कि कई जगह पे जाम के कारण लोग नहीं आ पाए, और ये इनका कहना बिल्कुल सही था कि जो लोग चले थे, जो लोग यहाँ पहुँचना चाहते थे, अगर सब चले आते तो भीड़ 5 लाख की होती। लेकिन बताया ना, कई जगह लोग रुक गए और कई लोग 4 बजे ख़त्म होने के बाद आए हैं। आपको इतने कह रहे हैं 4 बजे के बाद आए, ऐसा लग रहा था जैसे कि उफान आ गया हो लोगों का। चलिए ठीक है, आपके दावे के मुताबिक जो वोट बैंक पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित जो आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार से नाराज हो गए, वो अब मांझी जी को एक नेता के रूप में देखने लगे हैं आपके दावे के मुताबिक। इसका मतलब वो समाज बीजेपी की तरफ नहीं गया? नहीं, आपको बता रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि सर्टेन सेक्शन उसमें बीजेपी के साथ है, आज भी है, लेकिन दलित महादलित का मेजर सेक्शन जो है वो मांझी साहब के साथ है। और कौन सा सेक्शन बीजेपी के साथ है, कौन सा सेक्शन आपके साथ है? नहीं, मैं जात के आधार पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ उस पर, लेकिन सर्टेन सेक्शन आज भी उनके साथ है। अति पिछड़ा का मेजर सेक्शन मांझी साहब के साथ चला आया है, इसीलिए बहुत बड़ा फोर्स हो गया। किससे, बीजेपी से खिसक कर आया है? नहीं, उसमें से क्या कहते हैं अधिकतर लोग नीतीश जी के साथ थे। अभी नीतीश जी के पास कोई जनाधार नहीं है। नीतीश जी के पास जेडीयू कहती है कि आपके पास, मांझी जी के पास कोई जनाधार नहीं। अरे भाई, तो इलेक्शन, आप एक बार बताइए, अगर जनाधार होता और उनकी काबिलियत होती तो पिछले इलेक्शन में जिसके खिलाफ हम लड़े, जिसके खिलाफ वोट हमने मांगा, जिसके खिलाफ हम जीत के आए, उसके साथ हम मिल जाएंगे। किस बात के लिए? अगर हमें दम होता तो हम अपने नहीं जीतते क्या? अपने नहीं लड़ते क्या? न्योरा जी, आपके आरोपों का ये जवाब? नहीं, जिनके खिलाफ लड़े उसके साथ मिल गए। तब तो भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूपेण राजीव जी चले गए हैं। और 2 बातें, अरे चले ही गए तो चले ही गए, छोड़िए ना वो सब ऊपर से। एक बात, राजीव जी पटना में बहुत, मुझे कहना पड़ा है जेडीयू के विधायक, पटना और बिहार, निलंबित विधायक पटना और बिहार में बहुत कम रहे हैं। रैलियों का बिहार के पटना का अनुभव नहीं देखा है नदी किसी ने। रैली पटना में ऐसा भी हुआ कि जहानाबाद और गया से पैदल लोग आए हैं झंडा पताका
लेकर के पटना के गांधी मैदान में। और जेडीयू ने जो दलित रैली गांधी मैदान में किया था, उस रैली को शायद देखा होगा इन्होंने, उस समय एमएलए होंगे 10, उस समय एमएलए हो गए थे, उस रैली को भी देखा था। कौन से साल की बात कर रहे हैं सर? मैं ये हमको लगता है कि 10-11 में हुआ था, 2010-11 2011 में। तो ठीक है, नरेंद्र मोदी की रैली आपने देखा, जो चींटियों की तरह पटना के शहरों में। रैली महादलित की नहीं थी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, वो रैली थी स्पेशल स्टेटस के लिए रैली थी। नहीं, महादलित का था, महादलित की रैली, दर्जे को लेकर भी आपने रैली चौधरी स्पीकर इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, महादलित का रैली था वो। तो मेरे ख्याल से शायद उस समय होगा, अब मांझी जी आ गए, उस समय बीजेपी आपके साथ थी, बीजेपी भाजपा के कारण थी, और बीजेपी आपके साथ थी, तो बीजेपी कहे कि आपके उनके कारण थी। उस समय उस रैली को आरजेडी ने फ्लॉप करार दिया था। उस समय मांझी जी भी इनके साथ, उस समय आपकी रैली को आरजेडी ने फ्लॉप करार दिया था। नहीं, कौन क्या कहा उसने बोल रहे हैं शक्ति जी, बीजेपी आरजेडी ने कहा था कि फ्लॉप रैली। इस देश के संसदीय इतिहास में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जो आह्वान पर रैलियां हुई सो, और आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो रैली हुआ, गरीब रैली, सो तय कर लीजिए। नीतीश जी की रैली सुन तो लीजिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसको कोई आसानी से झुठला दे, उसका रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, नीतीश जी ने रैली किया ही नहीं, एक के सिवा भूतो न भविष्यति, जो लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो गांधी मैदान में जो रैलियां की, पूरे दुनिया नहीं, पूरे दुनिया आप दोनों अपने में तय कर लीजिए। निहोरा जी, मैं क्या करूं? साच को कोई आँच होता है तो निहोरा जी से कहिए सर। निहोरा जी अपना दावा कर रहे हैं, क्या निहोरा जी से तय करना चाहते हैं? निहोरा जी आप अपना दावा कर रहे हैं कि 2011 में जो रैली हुई वो अद्भुत रैली थी। महादलित में बोल रहा हूँ, महादलित रैली, वो रैली। अब उस रैली का कैटेगराइज करके हम नहीं देखेंगे आपने सवाल, लेकिन रैली की सफलता की बात अगर हो रही है यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि लालू यादव की रैली, लालू जी की रैली का अभी तक, आप कह रहे हैं कि हमारी रैली अद्भुत थी। लालू जी के रैली का अभी तक कोई जवाब नहीं कर रहे हैं मांझी जी, और कोई जवाब नहीं हुआ, न होगा। तो उस पर नीतीश जी की भी रैली उसमें उसके आगे नहीं टिकती है। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो रैली से बड़ा आज तक न रैली हुआ है, और न मैं समझता हूं कि फिर हो ये जनता परिवार का। जाहिर है इसका मतलब जनाधार को लेकर ये रैली के जरिए तय किया जा रहा है अगर बात, तो इसका मतलब आपके दावे के मुताबिक लालू यादव जी के पास नीतीश जी के मुकाबले ज्यादा जनाधार है। नहीं, मैं बता दूं, नीतीश जी ने रैली किया ही नहीं, मात्र एक रैली किया राज्य के लिए, बिहार के लिए। अभी आपने कहा महादलित रैली सर, वो वर्गों की बात बोल रहे हैं आप। मांझी जी की रैली की बात से तुलना हम कर रहे हो कि महादलित रैली हुआ था। अब देखिए, किसी जाति का रैली हो, मेरी बात सुनिए। निहोरा जी, माफी के साथ मुझे एक उदाहरण बताइए। पार्टी का रैली, अगर उदाहरण ये दे रहे हैं कि लालू यादव जी ने जो रैली की वो अद्भुत थी, अद्वितीय थी, उस अद्वितीय रैली के आगे आपकी कोई भी रैली टिकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी ने मात्र एक रैली पार्टी के बैनर के तले किया, वो है अधिकार रैली, जो राज्य के हित में रैली किया गया था। बताइए सर कि वो लालू प्रसाद यादव जी की रैली के मुकाबले कहीं टिकती है? नहीं टिकती है ना। जो शक्ति जी दावा कर रहे हैं कि अद्भुत वैसी रैली आज दुनिया, मैंने बीबीसी बोला, दुनिया बोला, मैं क्या बोल रहा हूं? दुनिया तो अब आपके सामने है सर सच्चाई। इसका मतलब जाहिर तौर पर अगर जनाधार की लड़ाई है, मांझी जी अगर अपनी रैली के जरिए, राजीव रंजन कह रहे हैं कि हमारे पास जनाधार है, तो मैं आपके बात के कोई रख रहा हूं सर, आपके दावे के मुताबिक लालू जी के पास ज्यादा जनाधार है। मैं आप जो कहना चाह रहे हैं सुमित जी, मैं भी समझ रहा हूं, आप तो सुन तो लीजिए। उस समय आदरणीय निहोरा जी भी उसी दल में थे, जनता दल में ही थे, और जनता दल के समय में एक जो रैली है वो पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय रहा। बीबीसी ने कहा, और कई नेता जो उस मंच से भाषण दिए, उसमें बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री पार्टी से हैं। आप सुन तो लीजिए, पटेल साहब। गरीब रैला कब हुआ था? गरीब रैला की चर्चा कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, समता पार्टी बनने के बाद हुआ है। आपको नहीं जानकारी है? सुन तो लीजिए, आप सुन तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद हाँ पटेल जी, वो रैली अद्भुत रैली, संबोधन किया न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा, जो लालू जी ने, और उस पर जितने नेता आए सब लोगों ने कहा कि मैं आपकी बात को ही रख रहा हूं सर। अरे सुन तो लीजिए, एक सेकंड उसमें सुमित जी, आप जो कहना चाह रहे हैं उधर जा रहा हूं। रैली मांझी जी का रैली, कल की रैली नहीं बता रहा हूं, कल की रैली कुम्हार प्रजापति की रैली थी गांधी मैदान में।
वो रैली जो था, मेरे सवाल पर आप सुन तो, मैं आपके सवाल पर जस्ट सेकंड आप सुन तो ले प्लीज। मैं नीतीश जी की रैली की अगर बात करूं, आपने कंपैरिजन जब रैली कर रहे तब सुन लीजिए। कल की रैली फटेहाल का था, कल की रैली लाचार का था, कल की रैली बेबस का था। वो रैली नहीं था, वो चेतना रैली था। उसमें जो कुम्हार प्रजापति होते हैं हर गांव में 10 घर। आज की रैली अमीरों की थी। आप सुन तो, बिल्कुल अमीर परस्त रैली था। आज की रैली में जितने लोग आए हैं वो एकदम नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज की रैली को जिन लोगों ने पीछे से धक्का देने की कोशिश की, जो धन का, सर आज की रैली में जितने लोग आए क्या वो अमीर परस्त हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों ने रैली में बढ़ चढ़ करके, आपको नहीं पता है, आप जाकर के पता करिए अपने एंकरों से, जो लोग आपके रिपोर्टर है, माने ऐसे वर्ण के लोग हॉकी लेकर करके लोग आए थे। उनका जरा चेहरा देखिए कि वो बिलोंग टू विच कम्युनिटी। सर अब अगर ऐसे हम हर रैली का चेहरा दिखाने लगे तो मुझे माना जाएगा। अगर आपकी महादलित की बात करें, मुझे अगर आपकी रैली को मैं दिखाऊं उस हिसाब से महादलित के लोग मुझे कहा जाएगा कि मुझे आप कहेंगे कि आप हमारे एंटी दिखा रहे हैं। लगातार उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। मैं उस पर, मेरे सवाल पर आप आइए सर, मेरे सवाल पर आइए। मैं आपकी रैली को चलिए कामयाब मान लिया, आपका दावा मैंने मान लिया। जाहिर तौर पर आप यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी रैली जो हुई, लालू यादव जिन रैली की, वो न होगी, ना ऐसी हुई, यानी नीतीश जी भी वैसी रैली नहीं कर सकते हैं, ना किया है। भाई सुनिए सुमित जी, आप तो बात डाइवर्ट कर रहे हैं। अपने में डाइवर्ट, लालू यादव मांझी जी भी नहीं कर सकते, चलिए मैंने कह दिया। नहीं, लालू यादव ने जो रैली किया, उस रैली के समय नीतीश कुमार जी भी साथ में थे। आप तो जनाधार के मामले में जनाधार ठीक है, अब आप बताइए, जनाधार के मामले में लालू जी आगे हैं, इसका मतलब मुश्किल बात। नीतीश, मैं दो बात कह रहा हूं कि जिस समय लालू यादव जी ने गरीब रैला किया था, उस समय नीतीश जी भी साथ उस पार्टी में थे और अलग नहीं थे। और नीतीश कुमार एक ही रैली, अगुवाई किसने की थी? उस रैली नेता थे लालू यादव ने किया। तो जाहिर तौर पर यहाँ दावा लालू यादव नेता थे, लालू यादव ने किया। मैं इनके दावे में जो बात भी है मैं उसे लाना चाहता हूँ। जनाधार के मामले में नहीं, आप गलत विश्लेषण कर रहे हैं। दोनों एक बिल्कुल आप डिवीजन, जनाधार के मामले में क्या आप अभी भी मानते हैं कि लालू यादव जी आगे हैं नीतीश जी के मुकाबले? दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने रैली किया ही नहीं कभी, सत्ता में रहते हुए भी एक रैली के सिवा जो अधिकार रैली ने किया। लालू जी, नीतीश जी अब एक हो गए हैं, ये बात तो आप देख रहे हैं। जनता परिवार जो अलग अलग विभक्त था, वो सब अब एक हो गए हैं। और सुमित जी, आज जितनी चर्चाएं हो रही है इस देश के अंदर में, राज्य के मामले में, मैं जानना चाह रहा हूं, सुन तो लीजिए, ये एका के चलते इतनी परेशानियां, इतनी बौखलाहट, इतना माने सीना पर सांप लौट रहा है लोगों को। ये कह रहे हैं कि जे गठबंधन किए, मिलन कर लिए। अरे गठबंधन जब हमारा हुआ, जी मेरे सवाल का जवाब हुआ तो बढ़िया विस्तार। लालू यादव जी आज भी जनाधार के मामले में, मैं नीतीश जी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं जनाधार के मामले में तमाम बीजेपी के नेता, मांझी जी, तमाम ऐसे नेता हैं, उन सभी से आगे हैं लालू यादव जी जनाधार के मामले में। शक्ति जी, आप ये दावा कर सकते हैं? साच को कोई आँच होता है क्या? हाँ तो आप कहिए ना फिर। अरे साच, अरे आप रिपोर्ट देखिए ना भाई, साच को कोई आँच है क्या? हम आपसे सुनना चाह रहे हैं सर। क्या सुनना चाह रहे हैं? आपके श्रीमुख से दावा सुनना चाह रहे हैं श्रीमुख से कि लालू यादव जी का जनाधार जैसा कोई किसी का जनाधार नहीं है। लीजिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लालू प्रसाद जी अकेले इस राज्य के अंदर में अकेला नेता है जिनके पास बहुसंख्यक समाज है, अकेला है जिनके साथ जनाधार है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जनता परिवार और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का, आप जब बोल रहे हैं, शक्ति जी मैं आपकी बात कंप्लीट कर लीजिए, तो जो रिकॉर्ड है, आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड मंगवा लीजिए। मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं सर, आप पर विश्वास कर रहा हूं। हकीकत बिल्कुल आपकी बात पर मैं विश्वास कर रहा हूं। निहोरा जी से, और जब हमारा परिवार जब निहोरा जी ये बात नहीं, तो आप इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं क्या? इस दावे असल में ग्रामीण इलाकों में एक होता है एक सरहा ये कि जब घर जो फोड़ने वाला होता है, परिवार फोड़ने वाला होता है, तो वो कहता है फोड़ने वाला कि दो भाई के बीच में कहता है देखो तुमको पिताजी बहुत मानते हैं, तुमको नहीं मानते हैं। दूसरा कहता है 10 आदमी कहेगा तुमको पिताजी बहुत मानते हैं, तुमको नहीं मानते हैं। तो ये प्रश्न नहीं है कि जनाधार किसके पास है किसके पास नहीं है, जनाधार दोनों नेताओं के पास है। और यही कारण है कि जनाधार के कारण ही दोनों नेता जी एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है। मैं उस उदाहरण में एक चीज ऐड करना चाहूंगा।
अगर मैं दो भाई हूं, मुझे कोई कहेगा कि तुम्हें ज्यादा मानते हैं और उन्हें ज्यादा नहीं मानते हैं, तो मैं नहीं दावा ठोकूंगा कि हाँ मुझे ज्यादा मानते हैं आप, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे भाई साहब, लेकिन यहाँ दावा किया गया कि हाँ लालू यादव जी जनाधार हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना पड़ता है कि हम लोग भी देखा है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्फ है, जनाधार नहीं है, सच्चाई नहीं है। मनोवैज्ञानिक बात मत बोलिए। नहीं, मैं मनोवैज्ञानिक बात नहीं कह रहा हूँ, दावों की बात मैं कर रहा हूँ। और यही कारण है कि दोनों नेता प्रयास कर ले, हम लोग का मिलन बरकरार है, एकदम बताइए चट्टानी। लेकिन मिलिए, लेकिन लालू यादव जी आज भी कहते हैं कि जड़ हम ही हैं, फुनगी नीतीश जी हैं। ये बयान बहुत कुछ कहता है और आज आप खुलकर कह भी चुके हैं कि जनाधार के मामले में लालू यादव जी से कोई चेहरा नहीं है। लेकिन बीजेपी और मांझी फिर कहां है बिहार की सियासत में, वो भी हम देखेंगे। नीतीश जी भी कहां जी है? के चलते छोटा सा ब्रेक लेते कुछ हैं। बढ़ा इधर का राक्षसी कूद आ गया। अगर गाय बात भी नहीं सुनोगे डर से, तो सब दिन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अगर गाय बात भी नहीं सुनोगे डर से, तो सब दिन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। एक रैली और उस रैली के जरिए सभी अपनी अपनी ताकत टटोलने लगे हैं। क्या ऐसा ही हुआ है राजीव जी? देखिए ऐसा है, ये तो सही है कि बहुत भारी भीड़ थी, लेकिन अगर बाकी लोगों के पास जो कहते हैं, चाहे नीतीश जी हों या लालू जी हों, अगर इनकी जनाधार रहती तो 1 साल पहले जो स्थिति हुई है वो नहीं होती। जनाधार घिसक गया, तभी ये लोग दोनों एक हो गए कि दोनों मिल के हो सकता है हमारा जनाधार कुछ बढ़ जाए, लेकिन कभी दो मिलने से नीचे के लोग नहीं मिलते हैं। पिछले 20 साल से जब एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, तो ऊपर के लोगों को मिलने से कभी नीचे का वर्कर नहीं मिल जाता। और मैं बताता हूँ आपको, जो स्थिति पिछले बार लोकसभा में दिखी थी उससे ज़्यादा स्थिति खराब दिखेगी इस बार। बीजेपी कहती है कि मांझी जी की रैली में अगर लोग आए, मांझी जी के साथ जाते हैं तो उससे बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी इस उम्मीद में है कि मांझी उनके साथ आएंगे, लड़ेंगे। लेकिन मांझी जी ऐलान कर चुके हैं, आप एक बार फिर से मेरे ख्याल से ऑफिशियली बता सकते हैं कि शायद सभी 243 सीटों पर लड़ने का इरादा है। उनका दोनों बात कहना है। उनका आज उन्होंने जो कहा है सो बता दूं आपको। ये आज सुबह भी हमसे उन्होंने कहा था कि हम लोग 243 पे लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में आज कहा है शाम को 4 बजे कि मैं अकेले भी लड़ सकता हूं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भाजपा के साथ भी जाके लड़ सकता हूं या लालू जी के साथ लड़ सकता हूं। नीतीश जी को अगर लालू जी छोड़ दें तो मैं उनके साथ भी जाने की ये जरूरत आज क्यों महसूस हुई रैली को देखकर? वो नहीं, रैली को देखकर, क्योंकि उनका ये मानना था कि नीतीश जी के कथनी और करनी में अंतर है। उसको कम से कम सबसे पहले बिहार का अगर विकास करना है तो उनको हटा के विकास। अब तक आपके मुताबिक या मांझी जी को लग रहा था कि वो शायद अकेले लड़ लेंगे, लेकिन आज शायद उनको अपनी ताकत का एहसास हुआ। नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते। ये नहीं, उनको ये बात नहीं कि एहसास ऐसा हुआ, लेकिन उनका ये मानना है कि अगर हम सरकार बनाना है और हमको अगला सरकार बना के चलाना है, तब कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट। तो आप कह रहे हैं शिफ्ट नहीं होगा, लालू जी नीतीश जी एक हो जाए, नीचे के लोग नहीं होंगे। आप अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी के साथ आप गठबंधन करके उन लोगों के साथ आप धोखा नहीं करें, जैसा कि जेडीयू कहती है कि उन लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, जिन लोगों का अधिकार दिलवाने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा बहुत क्लियरली मांझी साहब ने सर्टेन गाइडलाइन बना दिया है, 34 इश्यूज पे बना दिया है, चाहे वो गरीब का हो, किसान का हो। बीजेपी को मंजूर होगा तभी आप जाएंगे? नहीं, वो नहीं। पहले हम लोग जाने से पहले सारे मुद्दों पे बात करेंगे बीजेपी से कि हाँ साहब ये मुद्दा है गरीबों के लिए। प्रेमरंजन जी, तो क्या इन मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं आप, साथ आने को तैयार हैं, और क्या एक मुकम्मल तस्वीर बनती नजर आएगी आने वाले दिनों में सियासत में? एक ध्रुव बनाम दो ध्रुव, एक तरफ विलय के बाद जो नई पार्टी और दूसरी तरफ मांझी और बीजेपी। नहीं, अगर मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मिल करके लड़ना चाहेंगे, उनका ऑफर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे। इसलिए कि जिस वर्ग जिस वर्ग समाज तबके के लोग रहते हैं वो तय होगा। वो हमारा एनडीए गठबंधन है, उसमें कई दल हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, अगर वो शामिल होते हैं तो ये सब लोग आपस में मिल बैठ करके और हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो फैसला करेगा। दलित महादलित ही एक चेहरा हो, कोशिश ये होगी। नहीं, वो मैंने कहा कि वो दावा करते हैं कि समाज आपके पास आ चुका है। वो देखिए, दलित महादलित वर्ग का समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर
मिलता रहा है। लेकिन मांझी जी जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, ये अभी हाल के दिनों में बिहार में सरकार के अंदर वो समाज सरकार के साथ जुड़ी हुई थी। सरकार बड़े-बड़े वायदे क्या लालू जी के पास जनाधार बिल्कुल नहीं है? मांझी जी के कारण वो सरकार से लगभग 20% तो फिर आपके मुताबिक लालू जी और नीतीश जी के पास बिल्कुल जनाधार है ही नहीं? एकदम दोनों का जनाधार विहीन हो जाना ही यह बात को दर्शाता है कि जो 17 साल तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके लड़ाई लड़ते रहे, जेल तक पहुंचाने का काम किए, और जिसके खिलाफ सत्ता में बिहार की जनता ने जिनको स्थापित किया, लाने का काम किया, आज उसी के साथ मिलकर करके महाविलय की चर्चा कर रहे हैं। इसी बात का परिचायक है कि उनका जनाधार समाप्त हो गया। जब तक जनाधार रहता तो अपने जनाधार लड़ते ना, जनाधार हमारे जनाधार आज तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे के पुच्छी पकड़ के बैतरनी पार्टी है बिहार के अंदर में। आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी अकेले बिहार में कभी जो है खड़ा नहीं हुई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मांझी जी ने जो किया, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बात भी नहीं सुनोगे डर से तो शपथ नीतीश कुमार नहीं रहे।